नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं MSTV। शो है रूबरू, एक श्रृंखला आप लोग जानते हैं चल रही है जिसमें luxury.pr के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अलग अलग विधाओं से आने वाली, अलग अलग विधाओं में बहुत खूबसूरत काम करने वाली, और उसके साथ ज़हनी तौर पर और उर्दू में लफ्ज़ जिस्मानी है मगर थोड़ा सा अलग सुनाई देता है, और लिबास से, चेहरे से, हाव भाव से, पर्सनालिटी से, सबसे उनसे भी बहुत खूबसूरत कुछ महिलाएं हैं जिनका इंटरव्यू मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज भक्ति दुबे जी हमारे साथ हैं। लेक्चरर हैं मास कम्युनिकेशन और मीडिया की, तो मेरे लिए थोड़ा टफ़ भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है साथ के साथ, क्योंकि वो पूरे इस बिज़नेस को समझती भी हैं। मगर मेरी ज़िम्मेदारी है मैं यहाँ बैठ के उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उससे जुड़े हुए कुछ पहलू जो हैं उनके बारे में समझूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद तो देखिए जिस तरफ पूरी कॉन्वर्सेशन जाती ले जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत भक्ति जी। नमस्कार। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी ज़िंदगी के पहलू जी, तो कहाँ से शुरुआत है, स्कूलिंग, कॉलेज, अर्ली लाइफ, पेरेंट्स, मैं वो जानना चाहता हूँ। जी मैं एक छोटे शहर से हूँ, आगरा, बट क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे पोस्टेड, तो मैंने भारत के कई शहर हैं जो कि घूमे हैं, तो ट्रांसफरेबल जॉब होती थी। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है, और स्कूलिंग के बाद फिर हम आगरा शिफ्ट हो गए, जहाँ से मैंने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की। मास्टर मैंने जर्नलिज्म से की है, पत्रकारिता से। तो पढ़ाई तो की, और पत्रकारिता एक उस समय नया नया जैसे कहते हैं क्रांति वाली टॉपिक था कि भाई पत्रकारिता एक अलग है सारी पढ़ाई से। BCom, B.Ed ये सब बहुत कैजुअल थे, तो मुझे शुरू से था कुछ अलग करना है, नॉर्मल चीज़ नहीं पढ़नी। तो मैंने पत्रकारिता में एडमिशन लिया, और वो 2 साल मेरे मास्टर्स के बहुत बेहतरीन गुजरे। एक नया अनुभव था बिल्कुल मीडिया क्षेत्र में जाने का, और कुछ समय पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि हाँ कुछ नया कर रही है, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है तुम शुरू करो। तो मैंने वहाँ शुरुआत लोकल चैनल से हुई थी, विमल धारा आगरा का एक लोकल चैनल है, वहाँ से मैंने शुरुआत करी। पर क्योंकि परिस्थितियाँ नहीं साथ बैठी, या ये कह लो कि उस टाइम पर 2005 में महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए इतना ईजी नहीं था कि आप सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक आप बाहर हो, पता नहीं है टाइम का कुछ, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि जिस दिन कोई फेस्टिवल हो या कोई त्यौहार हो तो आपको बिल्कुल आपको पूरी अटेंडेंस देनी है। तो कोई स्पेशल आपको करना होता था उस दिन। जी। तो मतलब बड़ा मुश्किल होता, घर को टाइम नहीं दे पाते थे। तो पेरेंट्स को, और उस समय जैसे दादी हैं, दादाजी हैं, तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि यार अच्छा तो है, दिख रही है टीवी में आते हुए, इंटरव्यू लेते हुए, पर इसका कुछ टाइम नहीं है। तो उनका भी लाजमी था डर लगना कि भाई रात तक आ रही है, बेटी सेफ है कि नहीं है। तो वहाँ पर थोड़ा ब्रेक लग गया जी कि अब ये नहीं कुछ और करो, तुम पत्रकारिता तुम्हें पसंद है, पत्रकारिता से रिलेटेड कुछ करो। जी। तो उस समय खैर ऐसा टाइम नहीं था कि हम जो कहते हैं ना कि दबंग हो जाएं या हम खिलाफ हो जाएं, रिबेलियस हो जाएं। बिल्कुल। तो हमने दूसरा रास्ता अपनाया, फिर हमने टीचिंग लाइन पकड़ी। जी। तो मैं उस समय फिर मैंने अपना रुख बदला, और टीचिंग लाइन में मैंने फिर अपना हाथ आजमाया कि चलो ये नहीं तो अब ये सही, क्योंकि करना कुछ था। मुझे ये बचपन से कह दो गॉड गिफ्टेड है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती। अच्छा। मैं कुछ ना कुछ करना, मेरे को ये है स्वाभाविक। तो फिर मैंने टीचिंग लाइन पकड़ी, बच्चों को पढ़ाती थी मैं, वहाँ पर ही ट्यूशन्स करती थी। कॉलेज तो नहीं, स्कूल भी नहीं, ट्यूशन्स करती थी। देन 2006-07 ऐसे निकला, 8 में शादी हो गई। एज यूजुअल शादी के बाद अब कुछ साल तो फिर आपको पता है कि वो फिर फैमिली को ही चले जाते हैं, शादी एंड बच्चे। बट जैसे कहते हैं ना वो बचपन का सपना, कुछ तो करना है, खाली नहीं बैठना। जहाँ बच्चे हुए थोड़े से बड़े, वहाँ पर फिर शुरुआत करी। मैंने अप्लाई करा गाज़ियाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ पर एज अ लेक्चरर मैं पोस्टेड थी, और बच्चों को पढ़ाती थी। बहुत खुशी मिलती थी, वो भी एक अलग अनुभव था, है मतलब बच्चों को पढ़ाना, और उनसे एक अच्छा बॉन्ड बन गया। फिर एक वो बचपन वाली जिसे कहते हैं ना कि यार एक कसक रह गई जी, कि उस टाइम पे इतने एक्टिव थे स्कूल टाइम में, हम स्पोर्टी थे, स्पोर्ट्स खेलना और सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, वो चीज़ वहीं रह गई। और जहाँ अपने बच्चों को ग्रो करते देख रही थी, मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं। बेटा मेरा स्पोर्टी है, वो फुटबॉल बहुत खेलता है, बहुत जुनूनी है फुटबॉल को लेकर। अभी रिसेंट वो इंडिया नेशनल लेवल खेल के आया है गोवा। तो उनको भी जब मैं ग्रो होते देखती तो मुझे उन्हें बचपन का सपना है कि यार जो एक ख्वाहिश थी, एक बार तो ट्राई करते हैं। और ईश्वर की कृपा से मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। तो मैंने इस मॉडलिंग लाइन में आजमाया कि देखते हैं क्या होता है जी। तो मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने कहा ठीक है आप जाके देखो। उनका शुभ नाम भी बता दें। उनका नाम है अमित कुमार दुबे। अच्छा। तो उन्होंने साथ खड़े रहे, वो उन्होंने कहा ठीक है तुम ट्राई करो। तो फर्स्ट जो मेरा मतलब कहते हैं ना कि बचपन में स्कूल टाइम के बाद अब जाके
आपके 40 की एज में जाके दोबारा से उस सपने को जीना। तो मैंने शुरुआत की पिछले साल गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2023 में। तो इस पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया, टाइटल होल्डर रही मैं, विनर नहीं थी। राइजिंग स्टार का मुझे टाइटल मिला और ब्यूटी विद पर्पस 2 टाइटल मिले। बट जैसे कहते हैं ना कि उस उड़ान को पंख मिल जाना, वहाँ से मिल गया जी कि भाई ये तो कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसे नहीं है। मतलब उम्र कोई एक वो नहीं है कि आप इस उम्र पे आगे तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर वहाँ से मेरी जर्नी इस मॉडलिंग लाइन में आई और पेजेंट के बाद मैंने और पेजेंट किए, कुछ ब्रांड शूट्स किए जैसे फ्लिपकार्ट के संग, मलाबार गोल्ड के संग और गोल्ड वो डायमंड ज्वेलरी और रिलायंस ट्रेंड क्लोथिंग। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा जी, और आज भी चल रहा है। बिल्कुल 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 चल रहा है वो। तो अच्छा। इस तरह से ये सफ़र मेरा रहा। बहुत खूबसूरत। 2 चीज़ें, तो स्कूलिंग के बारे में मैं, क्योंकि जैसे ट्रांसफरेबल पोस्ट और आपने कहा केवी से पढ़ाई हुई है, यू आर गुड एट स्पोर्ट्स। तब का चलिए मैं समझ सकता हूँ कि जो माहौल था और सारी चीज़ें थीं वो इस तरीके से थी कि लोग चाहते थे कि आप पढ़ें, IAS करें और मार्क्स अच्छे आएँ। अब थोड़ा बदल गया है। इफ़ यू हैव अ पैशन, मतलब एज अ किड, तो योर पेरेंट्स विल सपोर्ट यू। तो आपके ही हम उम्र बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके अंदर शायद अभी भी थोड़ा बहुत कहीं वो ख्याल बाकी है कि पढ़ाई की तरफ चाहते हैं। आपका पर्सनल अप्रोच क्या होता है तो अपने बच्चों को लेकर, और आप उनको क्या मतलब एक जो चीज़ आप करती हैं आप बताना चाहेंगी? मैं एक्चुअली, मेरा कभी भी प्रेशर नहीं रहता बच्चों पर। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुल के जिए, खुश रहें, वो जो कर रहे हैं वो खुशी से करें, मतलब उनको करने में मज़ा आए। बिल्कुल पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आज बहुत कंपटीशन का दौर है, अगर यहाँ कम रह गए तो आगे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बात भी सच है। बट ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं, दोनों बच्चे स्पोर्टी हैं। मेरी बिटिया अभी 8 साल की है, वो कराटे करती है, वो नेशनल लेवल कराटे चैम्पियन है, और बेटा भी मेरा फुटबॉल खेलता है, बाकी स्पोर्ट भी खेलता है बट फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो भी अभी रिसेंट गोवा होके आया है नेशनल लेवल पर। तो मैं उन्हें पूरा फ्रीडम देती हूँ कि आपका जो इच्छा है, चाहे आप स्पोर्ट्स हो, चाहे आप किसी और आपकी एक्टिविटी हो, जैसे बेटा गिटार, उसको म्यूज़िक का भी शौक है, गिटार भी बजाता है, उससे वो ऑरेटर के अवार्ड उससे कई मिल चुके हैं, वो पोएम रेसिटेट बहुत अच्छे से करता है। बिटिया है तो मतलब ये नहीं केवल पढ़ाई है, केवल पढ़ाई पे फोकस करो। इस समय हाफिली चल रहे हैं बच्चों के बिल्कुल, और बच्चे अभी मेरे खेल के आएंगे, शाम को पढ़ेंगे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई पर कम, बट प्रेशर नहीं कि नहीं, मार्क्सों की गिनती नहीं कि 95 टू आपको 100 के बीच के लेके आना है, जो आज की रेस है वो नहीं। जो कर रहे हो समझ के करो, मुझे बस मेहनत दिखनी चाहिए कि मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं, जितना पढ़ रहे हैं पढ़ें, समझ उन्हें होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये उन्हें पता है। केवल किताबी कीड़ा नहीं कि रट के कर लिया और 98% ले आए, वो आगे काम नहीं आएगा। जो पढ़ रहे हैं, मैं कहती हूँ चाहे उनके 80% आए, बट जो पढ़ रहे हैं उन्हें नॉलेज पूरी होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान पूरा होना चाहिए, और प्रेशर में आके नहीं करें। बिल्कुल, मतलब कोई एक ऐसी दौड़ नहीं होनी चाहिए जो कि उन्हें जीतनी है। जी मैराथन चल रही है अपना, बस मेहनत दिखनी चाहिए कि हाँ वो मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा भक्ति जी, आपने बोला कि मास कॉम और जर्नलिज्म आपने किया। मास कॉम और जर्नलिज्म करने के बाद एक चीज़ होती है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जी, आप पढ़ाती भी हैं, आप तो मेरे ख्याल से चीज़ें बताती होंगी। तो जो पर्सपेक्टिव मैं आपका थोड़ा सा समझना चाहता हूँ उस समय की पत्रकारिता के बारे में, और आज तक का सफ़र आपने पूरा देखा है, तब पढ़ने से लेके पढ़ाने तक का। हाउ डू यू सी दैट, हाउ वुड यू आर्टिकुलेट इट, कि क्या चीज़ें बदली हैं, कैसे बदली हैं, क्या प्रभाव है उनका, थोड़ा सा अगर वो बताएं मुझे। जी, बहुत बदलाव आया है। मैं 2005 में मैंने अपना ये मास्टर्स किया था। उस समय टोटली जैसे कहते हैं ना, ये न्यू मीडिया है, ये शुरुआत हुई थी जी, हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी। ये फ़ोन शुरुआत हुए थे, बिल्कुल ये मोबाइल फ़ोन है, उस समय शुरुआत थी। तो न्यू मीडिया एक तरह से कहेंगे शुरुआत थी। पूरा जो आपका मीडिया था वो प्रिंट मीडिया पर था, तो हम भी जो पढ़ते थे वो सारा लिखने वाला पढ़ते थे कि हमें प्रेस रिलीज़ कैसे तैयार करनी है, हमारा मैटर कैसा होना चाहिए। बट आज की तारीख में ना वो बहुत बदलाव आया। आज मुझे जहाँ प्रिंट मीडिया भी है उतना ही इंटरेस्ट है, आज भी लोगों को अखबार की वही आदत है, बट जैसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है। या तो ये कह लो आज की जनरेशन है, उनके पास समय नहीं है, या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, बड़ा इजी हो जाता है ना, फ़ोन खोला और आपको फटाफट सुनने को आ गई न्यूज़। तो ये जो बदलाव आया है ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं गैप है। वो मीडिया का अलग थी जिसमें आपको आप पढ़ते थे तो सीखते भी थे जी। आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो आपकी जो भाषा है वो सुधरती थी। बट आज की तारीख में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने की वजह से लोग बड़े जैसे कहते हैं ना, आसान हो गया है चीज़ें, तो वो पढ़ना बस एक सुन लिया, वर्बली आपने आईपॉड लगाया, आपको न्यूज़ पता लग गई और बड़ी जल्दी वायरल हो जाती है, वीडियोस वायरल हो जाती है, तो वो जो बेसिक जो होती है ना वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, जिससे मैं देख रही हूँ लैंग्वेज में बड़ा फ़र्क आ रहा है। आजकल के जो पत्रकार भी हैं, नए नए पत्रकार हैं, उनकी भाषा में वो ठहराव नहीं है, उनकी भाषा में जैसे कहते हैं ना भारीपन, वो चीज़ नहीं दिखती। तो मुझे ये गैप बड़ा नज़र आता है उस समय से, और जबकि ज़्यादा अंतर नहीं है, 2005 की बात है, लगभग हाँ 15 साल हो गया, ज़्यादा नहीं है फिर भी। हाँ। और जिसमें मैं कहना चाहूँगी ये जो कोविड आया जी, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। कोविड के बाद से बिल्कुल जो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। जी। हर चीज़ मतलब जैसे कहते हैं कि बड़ा हाइप मिला। एक तो हमारे रिलायंस जियो, इन्होंने जो फ्री कर दिया जब, तो इसकी वजह से लोग एडिक्टेड हो गए फ़ोन के। अब वो चाहते ही नहीं किताब पढ़ने, बच्चे भी आज की तारीख में किताब पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्टेड वो वैसे वर्बली मतलब विजुअली देखना पसंद करते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो गई, तो घर से नहीं निकलना चाहते। फिजिकली एक्टिविटी को ले लीजिए, अगर फिजिकल एक्टिविटी में पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बच्चे जाते ही जाते थे, बट अब इतना इजी हो गया कि फिजिकल जाना ही नहीं चाहते, वो तो घर बैठे खेल लेंगे, फुटबॉल उसी में खेल लेंगे, बैडमिंटन उसी में खेल लेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ कुछ मायने में सही भी है बट कुछ मायने में गलत भी है मेरे हिसाब से। तो ये वाला जो गैप है, ये आपको लगता है? लगता है। एक मेरा निजी स्तर पे एक और सवाल है भक्ति जी, वो ये, क्योंकि आप पढ़ाती हैं अध्यापिका के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर ना, मैं वो समझना चाहता हूँ कि देखिए एक समय था जब आपके पास रेडी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, है ना, आपको किताब ही पढ़नी पड़ेगी। अभी अगर मुझे फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी देश, सेंट्रल एशिया का या फिर मिडिल ईस्ट का कोई भी देश, के उसका अभी जो कॉमर्स और इनका मिनिस्टर कौन है वो मुझे देखना, एक सेकंड में मैं पता लगा लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ आई हैव वेरी रेडी इन्फॉर्मेशन विद मी। तो अब मैं बाकी जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँगा रादर देन लर्निंग दैट। ठीक। अब इसकी वजह से हो सकता है कि वो पढ़ना और वो याद रखने वाली क्षमताएं कम हो गई, है ना। तो एज अ लेक्चरर मैं इस चीज़ को, कि आप क्या आज भी वो जो अभी तक का एक सेट पैटर्न था, इंडियन टेक्निक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सुनना और याद रखना, है ना, कि आज भी अगर कोई कहीं खड़े होकर कोई भाषण देता है तो उसको कितने शेर शायरी कविताएं याद हैं, ये बताता है कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्या आप अपने जो छात्र छात्राएं हैं जर्नलिज्म के, क्या उनको यही सिखाती हैं या फिर बदलते हुए वक्त के साथ बदलती हुई परिभाषाओं के साथ जीना सिखाती हैं? मैं इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। फर्स्ट आपका है कि भाई पढ़ना तो आपको है ही, जो आपको आगे तक याद रखे। किताबें तो आपको इस्तेमाल करनी ही है, पुरानी किताबें बल्कि ज़्यादा करनी है, जिसमें आपको वास्ट आपको लिटरेचर मिलेगा आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड। बट क्योंकि समय बदल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रहा है और वो चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुझान यहाँ भी बदलना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप हैं। कुछ जगह पर आपको वैसे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आपने गूगल पर सर्च करके या जैसे करते, और लेकिन ये जो कहते हैं ना बेस, बच्चे का बेस तैयार करना, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, और आपको आपसे नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, समय के अकॉर्डिंगली। मूल जो है आपका वो सुदृढ़ होना चाहिए, ताकि वो ज़रूरी है, उसके ऊपर इमारत अच्छी बन सके। बिल्कुल, गुड एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा। अरे मैं इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि सीरियसली, बिकॉज अभी जो पत्रकारिता का हाल है जी, तो उसमें चेहरों पर लगे हुए जो रंग हैं वो बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं। पहले वो रंग इतने स्पष्ट नहीं थे एक लंबे समय तक। आज जब आप देखती हैं अपने जो आपके छात्र छात्राएं हैं, ज्ञानार्थी जो हैं, जब वो बाहर जाके काम करते हैं, उसके बाद जब वो आपको आकर बताते हैं चीज़ें, तब आप क्या समझती हैं अपने समझ से कि आने वाले समय में या फिर अभी भी जो पत्रकारिता है वो किस अवस्था में है या आगे कैसे होगी? जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैं देखती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो कई दोनों ही चीज़ें इसमें। कुछ बच्चे जो हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं, वो लगते जैसे कहते हैं जुनूनी, उन्हें वैसे ही पढ़ना है, लाइब्रेरी में बैठना है, पुरानी चीज़ें, पुराने नोट से वो नए को वो जोड़ते हैं। बट यहीं पर जैसे कहते हैं ना कि इस दौड़ में दौड़ना नहीं, मुझे भी जाना है। क्यों? क्योंकि मीडिया वाले के पास पावर ज़्यादा होती है। तो कुछ छात्र ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि जैसे कहते हैं ना अंधे दौड़ में भाग रहे हैं, वो नहीं इस सब्जेक्ट के लिए हैं, उनका विषय दूसरा होना चाहिए। और मतलब आप MBA करके आपने पत्रकारिता में कर लिया, जहाँ मतलब कोई पीछे से आपका कोई सपोर्ट नहीं, पीछे से कोई बेस नहीं है, बट क्यों कि किसी ने सजेस्ट कर दिया कि यार इस फील्ड में जाओगे तो आपके पास पैसा भी है, नेम है, फेम है, तो वो चीज़ गलत है। जिसकी वजह से मैं देखती हूँ कि उन बच्चों को ज्ञान तो है नहीं, बट क्योंकि
किसी की इन्फॉर्मेशन की वजह से, किसी की आपके जैसे कहते हैं कि भाई सलाहकार है, उसने एक सलाह दे दी तो आप उसमें एंटर कर गए। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, इस तरह के विद्यार्थी हैं, वो जैसे कहते हैं ना नाम खराब करना या आपकी पत्रकारिता को थोड़ा सा ग्राफ नीचे ले जाते हैं। तो या तो सलाह सही दें या फिर बच्चों को खुद ये उनके पेरेंट्स या तो बताए कि बेटा तुमने MBA करी है, तुम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, अब तुम आके पत्रकारिता में कर रहे हो, उसमें PG कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, या तो तुम्हारा है तो फिर उस हिसाब से पढ़ाई करो। तो वो चीज़ मैंने देखी जो कि आज की जनरेशन में दिखाई देता है कि बच्चे कुछ तो हैं जो कि प्रॉपर आपकी पत्रकारिता को उसी हिसाब से ले रहे हैं और उसमें अच्छा भी कर रहे हैं। कई विद्यार्थी हैं जो, मेरी एक स्टूडेंट है वसुंधरा में ही है, अमर उजाला में वर्किंग है, चारू नाम है उसका, चारू शर्मा, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। एक और स्टूडेंट है आकाश तोमर, शशांक, बट कुछ स्टूडेंट हैं जो कि कहते हैं ना कि लड़ाई में लड़ रहे हैं बट फिर गुम हो जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो जिसमें आप कैपेबल हैं उसमें आगे बढ़िए, उसमें आगे बढ़े, वो बेहतर। भक्ति जी, बस एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, वो ये कि क्या आपको लगता है कि द सेंसिटाइजेशन ऑफ द मीडिया पर्सनालिटीज़, अब कोई एंकर या कोई पत्रकार केवल एंकर और पत्रकार नहीं है, वो सेलिब्रिटी है जी। अब उसके इर्द गिर्द चकाचौंध है, उसके इर्द गिर्द एक पूरा आडंबर है जो उसको मात्र एक पत्रकार नहीं बनाता, दूरसंचार और इस पूरी एक विधा का हिस्सा नहीं बनाता, बल्कि उसको आम किसी एक व्यक्ति से थोड़ा अलग बनाता है ना, और वो भी स्टार वाले पर्सपेक्टिव से। क्या आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा आपने कहा उन बच्चों का जो वो इसमें आ रहे हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है, एक छोटा कारण नहीं, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है जी। हमें दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है कि ये एंकर है, इसका बड़ा नाम हो रहा है, मतलब एक सेलिब्रिटी से कम नज़र नहीं आ रहा है, उसके अलग से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो खुद इंटरव्यू एंकरिंग कर रहा है बट उसके अलग से इंटरव्यू हो रहे हैं, एज अ सेलिब्रिटी उसे बुलाया जा रहा है। तो ये चार्म जो है ना आज के नए बच्चों में कि यार ये भी बहुत अच्छा फील्ड है, आप क्या है बस बोलना अच्छे से आना चाहिए, आपकी भाषा अपनी सुधार लो, इंग्लिश हिंदी में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, आप कैमरे को फेस कर सकते हो, सो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बड़ा नाम भी है यार, पैसा भी है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी से कम नज़र नहीं आते आज के जो है एंकर्स। तो ये है एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों का कि जिसे वो चाम है वो खींचते हैं उनके इस फील्ड की ओर जी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उनको लगता है कि सीधा आज निकलेंगे और यही बन जाए, बिल्कुल उन्हें ये नहीं पता कि वो भी किसी दिन स्ट्रिंगर रहे होंगे, उसके बाद फिर वो कॉरेस्पॉन्डेंट रहे होंगे, फिर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हुए होंगे, सब एडिटर हुए होंगे, एडिटर हुए होंगे, है ना, इस तरीके से सफर नहीं पता कि पीछे की कितना स्ट्रगल होता है। कि उन्होंने भी कई साल लिखाई करके बिताए होंगे जी। बहुत अच्छा है, वो टिकर कैसे चलना है ये उन्होंने चूज किया होगा, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा खैर पत्रकारिता तो बहुत हो गई और इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम मानते हैं पत्रकारिता जो है वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो देयर इज़ लॉट टू टॉक अबाउट इट, मगर एक ताज भी है। तो जो बचपन की आपने बताया अभी पहले जवाब में कि जो एक इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, उसे पूरा किया आपने, वो कैसा था बीइंग फ्रॉम दिस मीडिया इंडस्ट्री टू दिस, knowing people, what they are saying, what they want to say, what they meant by this, कैसा था हाउस एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी गुड। जैसा मैंने बताया कि बचपन का सपना था वो कहीं ना कहीं था दिल में कि यार शायद देखेंगे करेंगे कुछ, बट जब लास्ट ईयर पेजेंट्री में मैंने पार्टिसिपेट किया तो जैसे कहते हैं उड़ान मिलना, एक कॉन्फिडेंस आने के नहीं ये भी कर सकते हैं, तो उसके बाद मॉडलिंग फील्ड में कदम रखा। ऑब्वियस सी बात है जब बिल्कुल लीक से हट के आता है, क्योंकि वो बचपन की बात है, जब स्कूलिंग में थे आप मुश्किल से 10-15 साल के होंगे और आज आप 40-42 साल के हो रहे हैं, तो बड़ा बदलाव था, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरे साथ मेरे इन-लॉज भी रहते हैं, मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, और साथ में मेरा बिजनेस भी है। किस चीज़ का? मेरा बेकरी का बिजनेस है, माधुर्य केकरी, होम बेकरी है, मैं खुद ही उसमें बेक करती हूँ। तो मैडम जो आपने प्रोफाइल हमें भेजी थी उसमें कहीं बेकरी भी लिखा, बिजनेस वुमन लिखा था। अच्छा, हम बेकरी लिख देते तो मैं स्पेशली बेकरी के बारे में बात करता, मैं पत्रकारिता थोड़ी सी कम करके पूछता केक का फ्लेवर जो होता है बिना अंडे के राइस कैसे करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा राइस करता है। एक्चुअली ये भी इसके पीछे भी है कि खाना बनाने का शौक मुझे है बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ खाना बनाना, और मुझे नई नई चीज़ें बनाने का बड़ा शौक है कि कुछ नया ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो खाने के संग। और इस बिजनेस फील्ड में मैं कहना चाहूँगी कि कोविड मेरे लिए एक वरदान की तरह था। अच्छा। जी, जहाँ पे लोगों के लिए मतलब मैं उस समय को याद नहीं करना चाहती, बट मेरे लिए वरदान था, क्योंकि उस समय सब कुछ बंद था और हम और हमारी फैमिली बड़े खाने के शौकीन हैं, तो कैसे
किया जाए। बच्चों के बर्थडे पड़े थे अगस्त में, छोटी बेटी है, केक कैसे हो, तो यूट्यूब जो था उस समय मेरे ख्याल से इंडिया का कोई मेरे ख्याल से घर नहीं बचा होगा जहाँ पे कोई रेसिपी तैयार बनाई नहीं गई हो, हर घर में हुआ था, जिसने कभी किचन में नहीं गया होगा उसने भी रेसिपीज बनाई होगी। तो यही हमारे घर का हाल था। और क्योंकि मेरे बेटी का बर्थडे था तो मुझे केक कहाँ से मैं लेके आऊँ, छोटी थी उस समय, आज से 4 साल पुरानी बात है, 4 साल की थी वो। तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने यूट्यूब पे देखा, मैं कहा ये भी ट्राई करके देखते हैं, शायद बनी जाए। बनाया, अच्छा बना। फिर हस्बैंड का बर्थडे आया, नेक्स्ट 10 दिन बाद उनके बर्थडे पे ट्राई किया। तो फिर जब बनाया तो अप्रिशिएशन जो मुझे मिला मेरी फैमिली से, पड़ोस में जो भी है कि भाई बहुत अच्छा बनाते हो, तो ये चला कुछ टाइम तक। उसके बाद मुझे लोगों ने राय दी कि तुम शुरू क्यों नहीं करते हो, इतना अच्छा करते हो। मैंने पहले तो लग रहा था पता नहीं यार, क्योंकि टेस्ट वाली बात है, लेकिन ये भी शुरू किया कि देख बट ट्राई तो करते हैं, ट्राई करें, नहीं होगा तो ठीक है आगे देखी जाएगी, घर में ही देखेंगे। बट ट्राई किया और टच वुड बिहारी जी की कृपा की भाई सब अच्छा रहा, लोगों को बहुत पसंद आया। तो ये सिलसिला भी चालू हो गया। फिर होम बेकरी मैंने शुरू करी, उसका नाम दिया माधुर्य केकरी। माधुर्य केकरी जो कि मेरे दोनों बच्चों के नाम से जुड़ के बनता है, माधव और आर्या। माधव एक्चुअली उसका निकनेम है, कार्तिकेय का। तो इन दोनों बच्चों के नाम से जोड़ के माधुर्य केकरी शुरू करी और टचवुड बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, टेस्ट पसंद आ रहा है। क्या क्या बेक करती हैं उसमें आप? जी, मैं उसमें सारे केक्स, हर फ्लेवर के केक बेक करती हूँ। ड्राई केक्स जो आजकल फैशन में लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं कि ड्राई केक क्या होता है जी? जिसमें क्रीम इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ उसे ब्राउनी नहीं बोलते थे? ब्राउनी अलग चीज़ है। कैसे कैसे? हम ब्राउनी चॉकलेट होती है, ड्राई केक भी आपके फ्लेवर्स में होते हैं, बस वो क्या होता है उसमें क्रीम यूज नहीं होती, जो बेस होता है ना उसी में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा, कुछ जैसे कहते हैं मल्टीग्रेन के होते हैं, कुछ लोग जैसे हेल्थ कॉन्शियस है गुड़ के, रागी के, इन सब चीज़ों के, कुछ चॉकलेट, कुछ टूटी फूटी, मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो वो ड्राई केक आजकल फैशन में है, लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है वो क्रीम लेस केक खाना पसंद करते हैं, टी टाइम केक जिसे कहा जाता है। जैसे आपने खाया होगा ब्रिटानिया केक। हाँ जी, हाँ जी, वो उसी तरह का कुछ होता है। अच्छा, तो वो केक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, मफिन्स हैं बच्चों के, तो ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं। अच्छा, ओके। तो आप अलग से सेटअप है इसका या फिर घर की? मैं घर से करती हूँ। घर की किचन में हो जाता है? जी, घर की किचन में करती हूँ मैं। सबसे बड़ा अभी तक का ऑर्डर कितना मिला, मतलब अगर आप बताना चाहें, जिस दिन ये हुआ हो कि आप कैसे बनाऊंगी? ऐसा कई बार हो चुका है। वही जाना चाह रहा था, क्योंकि कोई सेटअप आपने वैसा नहीं बोला ना। जी। घर की किचन में अवन आप लेते हैं, ठीक है, फिर भी उसकी कैपेसिटी है। जी, है ना, इंडस्ट्रियल अवन नहीं है कि उसमें आपने 5-7 सब केक डाले, वो सेट किया और चले गए। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। वो थोड़ा हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि फैमिली सपोर्ट मेरे साथ रहता है, तो उसमें हस्बैंड भी मदद करा देते हैं, बच्चे भी करा देते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन मैं पहले से करके रखती हूँ। जैसे अगले दिन है, कई बार होता है कि एक ही दिन में मेरे 10-10 किलो के केक होते हैं कि भाई एक 5 किलो का, एक 4 किलो का, एक 2 किलो का, इस तरह से। तो उसके लिए जगह भी चाहिए कि वो 3 टायर्स केक है, 2 टायर्स केक है, तो उसकी तैयारी पहले से करती हूँ। बाकी फिर लगा देती हूँ हस्बैंड को, बच्चों को, भाई लगो तुम भी लगो, तो वो हो जाता है मैनेज। वो प्रिपरेशन एक्चुअली कहते हैं ना प्लानिंग के संग कि भाई मुझे अगर कल इस टाइम देना है तो मैं एक दिन पहले से उसकी तैयारी जो हो सकती है वो वाली तैयारी मैं एक दिन पहले करना शुरू कर देती हूँ। तो अगर भक्ति जी माधुर्य केक से, केकरी से अगर किसी को केक ऑर्डर करना है तो उन्हें एटलीस्ट एक दिन पहले बताना पड़े? बिल्कुल, एटलीस्ट एक दिन पहले, 24 आवर्स पहले। 24 उसमें फिर फ्लेवर का उसका कोई फर्क नहीं है, वो बस एक दिन पहले बता दो क्या फ्लेवर चाहिए आपको। वो ऐसा तो नहीं कि ये पर्टिकुलर ये टाइम लगता है, नहीं, ऐसा किसी सारे बन जाते हैं। हाँ, सारे फ्लेवर्स बन जाते हैं, बस आपको 24 आवर्स पहले आपको बताना है। कस्टमाइज केक आपका है, जैसे कस्टमाइज केक में थोड़ी प्रिपरेशन होती है, तो अगर आप और 2 दिन पहले बता तो ज्यादा अच्छा है। कस्टमाइज केक में क्या होता है? कस्टमाइज केक होता है जैसे आजकल थीम केक चल रहे हैं ना, बच्चे है, किसी का बर्थडे स्पाइडरमैन थीम हो गई, किसी की सिंड्रेला थीम हो गई, तो वो आपको केक उसी डिजाइन का बनाना है, सिंड्रेला की थीम का या स्पाइडरमैन बनाना है, तो वो थोड़ा सा टफ जॉब हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। एक होता है नॉर्मल केक, आपने कहा कि भाई मुझे पाइनएप्पल केक चाहिए, चॉकलेट केक चाहिए, आपने वो तैयार कर दिया कि आप अपने हिसाब से बताएं। एक है कि भाई मेरे बच्चे का बर्थडे है, वो डोरेमोन का फैन है, या मान लो बेबी बॉस आजकल चल रहा है, तो वो कस्टमाइज केक होते हैं, वो काले टक्सीडो वाला छोटा सा बच्चा। तो वो पूरी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती है, जो कि पहले तो मेरे ख्याल से नाम भी नहीं पता था। फॉन्डेंट है, शुगर शीट्स वगैरह, ये सब आपको प्रिंट आउट, ईटेबल शीट्स होती हैं, वो उनके भी प्रिंट आउट निकलते हैं। फोटो वाला जो आता है आजकल? नहीं, फोटो भी है, फोटो अलग चीज है। इसकी प्रिंटेबल शीट होती है, ईटेबल होती है वो। ठीक है, वो एडिबल वाला वो बिल्कुल सही है, मगर मैंने आजकल देखा है उसमें ना फोटो लगा देते हैं जी, है ना, और उसके बाद वो कट होके खाए भी जा सकता है ना? वो खाते भी है काट के, से अपनी ही फोटो लगा के अपनी फोटो को काट के खाते हैं। अभी एक मूवी भी आई थी ना आवेशम, उसमें भी एक सीन था वैसे कर उसका फेस काट देता है। मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, बट हाँ बता रहा हूँ। बट दिस इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। रीजन वाई मैं बताता हूँ, क्योंकि कोई भी बिजनेस घर से शुरू करना, उसके लिए बिजनेस हमेशा जब भी हम सोचते हैं आमतौर पर, अब तो क्योंकि इतनी सारे एंटरप्रेन्योरशिप और सबकी बातें हो रही हैं स्टार्टअप की, यू ऑलवेज थिंक ऑफ सेटअप,
वी ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा कि कुछ अलग से लाना होगा। जी अभी जितना है उसके साथ बिजनेस शुरू कर पाना मुश्किल होगा। मैंने इसलिए ये सारी चीज़ें जानी कि अभी कोई मान लीजिए आपको देख रहा है, सुन रहा है, और जो एक कुशल गृहिणी है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उनको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो उन्हें विश्वास होना चाहिए कि नहीं, भक्ति जी वहाँ कर रही हैं तो हो सकता है मैं कर सकती हूँ। और क्या पता कोई आपसे बात करे, पूछ सकता है कि जी डोरेमोन के वाला केक कैसे बन सकता है, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इसको लेकर जो बात थी वो बीच में अधूरी रह गई, हम केक की तरफ चले गए। हाँ, मैं अपना एक्चुअली प्रोफाइल बता रही थी, तो इसी तरह से जर्नी शुरू हुई। और अब 1 साल हुआ है मुझे एक्चुअली इस फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में घुसे हुए। लास्ट सितंबर में मैंने गृहलक्ष्मी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसका सेकंड सीजन भी आ रहा है, आज ही से शुरू हुआ है, आज 1 साल हो गया उसे पूरा। तो उसके बाद जैसे कहते हैं कि भाई अब इस फील्ड में भी करना है, हो सकता है, कर सकते हो, तो शुरुआत करी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हर जगह से अप्रिसिएशन मिला, फैमिली से भी, और जहाँ पर भी गई वहाँ से बहुत सपोर्ट भी मिला। सबसे बड़ी बात होती है सपोर्ट की, कि आप जहाँ कर रहे हो वहाँ पे आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट अप्रिसिएशन और सपोर्ट के आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हिल जाता है कि पता नहीं कि यार शायद हो सकता है अब उम्र नहीं है, बट ऐसा नहीं था। हर जगह अप्रिसिएशन मिला और मैंने काफ़ी सारे शूट्स करे, जैसे फ्लिपकार्ट के लिए ज्वेलरी शूट किया, मालाबार गोल्ड, आपने बताया। बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फिर मैं जुड़ी luxury.pr से, ऋचा मेहता जो है उनके साथ जुड़ी, और उनके साथ मैंने करा मेट गाला शूट लास्ट अक्टूबर में। और उसके बाद मुझे आज साल भर होने को आया। वो जो मेरी उनके साथ जो सफ़र था, बहुत खूबसूरत सफ़र था, अभी भी है, मतलब चल रहा है सफ़र। और उनके साथ मैंने काफ़ी सारे शूट किए। मैंने हीरा मंडी शूट किया, मैंने लग्जरी राइड का शूट किया उनके संग, और लास्ट अभी काफ़ी सारे शूट के साथ अभी लास्ट हमारी सेरेमनी हुई थी, अवार्ड सेरेमनी, वो हमने अटेंड करी। और जिसे कहते हैं ना कि 4 पंख और जोड़ देना, 4 चांद लग जाना आपके उसमें प्रोफाइल में, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हुआ। और ये जो प्लेटफॉर्म ऋचा जी ने हमें दिया, luxury ने हमें दिया कि भाई एक आप अपने लीग से हटके, आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लेक्चरार हैं, प्रिंसिपल हैं, किसी आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी हैं, वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हट के भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बड़े सेफली, बड़े कॉन्फिडेंटली, और बहुत जैसे कहते हैं ना आप अपने आप को बड़ा सजग महसूस करते हैं। इस तरह से हम luxury से जुड़े, और आज भी मतलब मैम के साथ होते हैं, ऋचा मैम के संग, तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, बहुत चीज़ें इजी हो जाती हैं कि लगता है हाँ यार कर सकते हैं। लगता था दूर से स्क्रीन पर कि यार ये अब कहाँ, अब नहीं, ये तो गया, बट उन्होंने हर चीज़ इतनी ईजी कर दी कि अब अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया कि नहीं यार हम कर सकते हैं। और इसमें मैं ऋचा के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि उनकी जो आदत है, बड़ी एक अच्छी आदत है कि वो अपने जितने भी टाइटल होल्डर्स हैं या जितने भी उनके संग काम कर रहे हैं, उन एक एक बंदे का बड़ा ध्यान रखती है कि ये बंदा अगर नहीं आ रहा तो नहीं, थोड़ा हम आगे इसको डेट को कर ले, या शूट हो रहा है तो उसका हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा शूट हुआ कि नहीं हुआ, तुमने खाया कि नहीं खाया, मतलब पर्टिकुलर एक एक वो टाइटल होल्डर्स को जैसे थे ध्यान रखना। एक टीचर है, प्रिंसिपल है, अपने एक एक बच्चे का ध्यान रखना क्लासरूम में। इस तरह से ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, ऋचा की, जिसकी वजह से हम जुड़े हैं और आगे भी उनके साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी और क्राउन्स लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। नहीं, और मैं तो ये चाहूँगा कि आपका जो क्राउनिंग सेरेमनी हो मारवा स्टूडियोज़ में ही हो, और फिर उसके बाद फिर केक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कारण उसके पीछे ये भी है क्योंकि किसी भी विधा में काम करने से होता ये है कि आप लोगों से मिलते हैं जी। आपकी नेटवर्किंग एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होती है, जो कि मुझे लग रहा है शायद आपकी भी हुई होगी। और उसमें केवल अच्छी बातें और कितना किस बिज़नेस को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा जब एक पर्सनल टच उसमें आता है तो चीज़ों का जो एक मैं कहूँगा जो उनकी उम्र है वो बढ़ जाती है, उस रिश्ते की उस बिज़नेस की उम्र बढ़ जाती है। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो ये सारी चीज़ें प्ले करती हैं, लाइक केक एंड गिफ्ट्स एंड लाइक मीटिंग समवन एट देयर प्लेसेस लाइक दैट ना। मैंने उस लिहाज से कहा। बहुत मज़ा आया भक्ति जी आपसे बात करके। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि शुरुआत से जिस तरीके से आपने बताया कि एक समय पर पत्रकारिता, मगर लगा कि वो नहीं उस तरीके से जा रही है तो उसे छोड़ा, इसमें आ गए। फिर उसके बाद लेक्चरशिप दोबारा से उसको शुरू किया, एक दिन गाहे बगाहे यूं ही केक बनाया और फिर उसको एक बिज़नेस में कन्वर्ट किया। गृहलक्ष्मी वाला जो भी आपने बताया, एक पेजेंट उसमें गए, रनर अप रहे, टाइटल होल्डर रहे, है ना, टाइटल होल्डर रहे, मगर उसको कंटिन्यू किया। किसी भी चीज़ में हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत शोहरत ना मिले, किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी विधा में हो सकता है कि आपको आपकी इच्छा अनुसार जगह ना मिले,
मगर लगातार उसमें लगे रहना, उसमें उसमें बने रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो आपने किया। इसके लिए शुभकामनाओं की पात्र हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। धन्यवाद। तो जी भक्ति दुबे जी थी, और आपको मैं कोशिश करूँगा ऑन अ सीरियस नोट आई एम सेइंग दिस, लेट्स हेल्प ईच अदर नो इन अ डिफरेंट वे और द वे यू कैन। मैं उनकी जो ये बेकरी है, मैं उसका ना डिस्क्रिप्शन में उसका वो डालूंगा नंबर है, जो भी वो जिस भी तरीके से वो करते होंगे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट योर केक्स एंड एट द सेम टाइम उस केक का स्वाद लेने से पहले एक और चीज़ है जो आप और समझ सकते हैं, वो ये है कि जो मैंने अभी क्लोजिंग जब उनसे मैं धन्यवाद उनका कर रहा था, जो कहा कि कोई भी चीज़ आप शुरू तो कर देते हैं, मगर शुरुआत में हो सकता है कि वो इतनी खूबसूरत आपको ना लगे, शुरुआत में लगे थोड़ी दिक्कत है। मगर फिज़िकल एजुकेशन का एक टर्म होता है सेकंड विंड। सेकंड विंड होता है कि जब आप किसी चीज़ को एक फ़िज़िकल किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे कि सांस फूलने लगती है, मगर तब अगर आप रुकें नहीं और एक किसी सेट पैटर्न में, एक सेट स्पीड में उस काम को करते रहें, तो सेकंड विंड फिर आता है और फिर आप बहुत लंबे समय तक उस काम को कर सकते हैं। तो जब वो सेकंड विंड आता है तब आप रुकिए मत, बस। उसके बाद तो फिर आगे चीज़ें होती चली जाएंगी, करते चले जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है। बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, समय की सीमा भी है, तो आज इसको रैप करते हैं। दोबारा फिर मुलाकात होगी, श्रृंखला जारी है, किसी और एक ऐसी महिला के साथ बात करेंगे उनसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए MS TV।